अमन जी, नए साल में आपका स्वागत है और हम चाहते हैं कि आप अपने और हमारे दर्शकों को जो आने वाला बजट है इस साल, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएँ कि किस तरह के चैलेंजेज़ हैं सरकार के सामने। जो हाँ पिछला जी। बजट रहा है, उसकी जो एक्सपेक्टेशंस रहे हैं, वो कितना मीट हो पाया है और अगर मीट आउट नहीं हो पाया, तो उसके पीछे क्या मेजर रीज़न रहे? क्या महज़ कोविड-19 रहा या और भी कारण रहे, जिसके वजह से जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था, जिसमें सरकार ने बजट पेश किया था और उसमें तमाम तरह के एक्सपेक्टेशन और टारगेट निर्धारित किए गए थे। तो वो कितना पूरा हुआ, नहीं हुआ और आने वाला जो बजट है, उसको बनाने से लेके और उसको ग्राउंड लेवल पर ले जाने में किस तरह की चुनौतियाँ, किस तरह की कठिनाई सरकार को उठानी पड़ सकती है। तो इन सब विषयों पर हम चाहते हैं कि आप थोड़ा विस्तार से चर्चा करें। आप फाइनेंशियल सेक्टर के एक्सपर्ट हैं, जाने-माने अ अ, अर्थशास्त्री हैं और हमारे शो में इसके पहले भी आप आते रहे हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि इस विषय पर आपसे ज़्यादा उपयुक्त और कॉम्पिटेंट शायद ही कोई होगा एनसीआर में जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन शेयर कर सके। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो मौजूदा सरकार है, जिस तरह की चुनौतियों से जूझ रही है, चाहे वो किसान आंदोलन है, कोविड-19 के वजह से जो अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी है, वो चुनौतियाँ हैं। जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन में जो व्यावहारिक दिक्कतें आईं, जिसके वजह से अभी हम लोगों ने आज पढ़ा है, आपने भी देखा होगा कि फाइनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे जी का एक इंटरव्यू छपा है अखबारों में, जिसमें उन्होंने माना है कि जीएसटी में काफ़ी चोरी हुई है और उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, प्रोसेस इवॉल्व कर लिया गया है। तो इन सारे विषयों पर हम चाहते हैं कि थोड़ा विस्तार से आप अपनी राय ज़ाहिर करें। पहला सवाल यही है कि जो पिछला बजट रहा, उसको आप किस रूप में देखते हैं? किस हद तक जो एक्सपेक्टेशंस थे पिछले बजट के, वो पूरे हो पाए हैं और नहीं हुए तो उसके क्या कारण थे? नहीं, आपने बड़ा अच्छा ये कार्यक्रम रखा है और बड़ा टाइमली रखा है। मेरे विचार में ये सरकार के लिए बड़ा सहायक रहेगा समझने के लिए कि आगे क्या-क्या चुनौतियाँ हैं और क्या करना चाहिए। आपने जो बात करी बिल्कुल ठीक कही है कि जो पिछला बजट था, वो पूरी तरह तो खरा नहीं उतर पाया क्योंकि काफ़ी सारी चुनौतियाँ पहले ही आ गई थी और उस वजह से जो है वो पूरी तरह धरा पे नहीं उतर पाया। पर ये देखना ज़रूरी है कि जो ये सरकार है, सिर्फ पिछला बजट ही नहीं, जो पिछले 5-6 साल के जो बजट आए हैं, वो उन्होंने कैसे करे और पिछला बजट उसमें कितना बढ़ोतरी का काम कर सकता था और किया, और अब आगे क्या चुनौतियों के साथ कर सकता है। पहली चीज़ तो ये है, जो इनके बजट आए हैं, वो इंक्रीमेंटल बजट रहे हैं। मतलब हर बार उन्होंने कोई नई चीज़ लाने की कोशिश करी है, एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, डेवलपमेंट की बात करी है, कुछ ना कुछ चेंजेस करने की बात करी है। जैसे पिछले बजट में टैक्स फ्रेमवर्क को चेंज करने की बात की गई, जो इंडिविजुअल टैक्सेशन करता है उसको की गई, इसको रिफॉर्म किया जाए करने की बात की गई। इंसेंटिव बेस्ड स्ट्रक्चर जो सरकारें फॉलो कर रही थी करीबन 20-25-30 सालों से, और जो हमने भी सजेस्ट किया था 1991 में, भारतीय संस्थान ने एक किताब निकाली थी टैक्स इंसेंटिव्स के बेसिस पे, जो 89 से किया जा रहा था कि डिफरेंट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क किया जाए। तो उसमें हमने पोर्टफोलियो अप्रोच भी सजेस्ट की थी, जो निर्मला सीतारमन जी ने पिछले बजट में उसको अपनाने की कोशिश करी और उसको लागू करने की कोशिश करी। इस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में, और जो मेजर क्षेत्र हैं जैसे आपने कहा भी, एक तो जो है हेल्थ केयर है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम हुआ। अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस से दुनिया जो है, पूरा विश्व जो है इस समय त्राही त्राही हुआ है कोविड की वजह से। उन सबके बजट जो है हिले पड़े हैं। हिंदुस्तान का भी बजट जो है काफ़ी हद तक हिला पड़ा है। पर सरकार ने कोशिश किया कि किस तरीके से जो बजट में एलोकेशंस की थी, उनको यूटिलाइज करके, उनका नियंत्रण करके, उनको अध्ययन करके किस तरीके से उसको इस्तेमाल किया जा सके, ताकि वो एलोकेशंस भी यूज़ हो सकें और साथ ही साथ जो कोविड की रिक्वायरमेंट्स हैं, हेल्थ केयर की रिक्वायरमेंट्स हैं, लोगों को बचाने की रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर सेहत ही नहीं होगी तो आगे क्या काम करेगा कोई इंसान। और इसी को ध्येय को रखते हुए सरकार ने कोशिश किया कि किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा सकें, कोविड की जो हेल्प कर सके, हेल्थ केयर वर्कर्स को, हेल्थ फैसिलिटीज़ को, इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व करके, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व करके बाकी जो राहत दे सकते थे, चाहे वो
डायरेक्ट बेनिफिट हो, चाहे वो जो है इमीडिएट मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट हो, बेड सेंटर्स क्रिएट करने की हो, कोविड स्पेशल हॉस्पिटल्स बनाने की हो, जो बाकी देश भी कर रहे थे पर हिंदुस्तान ने भी की। और सिर्फ इसके अलावा हिंदुस्तान ने जो है बाकी देशों को जो हाइड्रोक्लोरोक्विन था वो प्रोवाइड भी किया, एक सेवियर जो फ्रेमवर्क था, जो काफी मेडिसिनल एक्टिविटी जो लोगों को रिक्वायर्ड थी विश्व के अंदर, वहां पे भी हिंदुस्तान में तो दी ही, बाहर भी देने की उन्होंने कोशिश की और कोशिश किया कि किस तरीके से कर सके। दूसरा जो क्षेत्र है हेल्थ केयर को छोड़ के जिसमें अभी भी चैलेंज है, और हमें आज ही खुशखबरी मिली देखने को कि जो कोविड की वैक्सीन है उसको जो हमारी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसने ट्रायल्स को अप्रूव किया है और वो कहा है कि उसको आगे दिया जाए, जिसमें जो सीरम इंस्टीट्यूट है भारत की जो अपनी है भारत बूस्टिंग वाली जो वैक्सीन है, दोनों को कहा जा रहा है। अभी टेस्ट रन उसमें चल रहे हैं बट फिर भी उनको कहा है कि उनको निर्धारित तरह से जो तरीका है देखने को उनको ढंग मिला है उसमें वो ठीक लग रहा है। और ये कि बड़ी आशावादी, जैसे आपने कहा, आशावादी बात है, बिकॉज जो लोगों के बीच में जो मन में डर बैठ गया था कोविड की वजह से और जो कोविड के प्रभाव पड़ रहे थे उसकी वजह से, हर एक कोई भी ऐसा घर नहीं है इस समय जिसमें कोविड का किसी ना किसी को प्रभाव नहीं हुआ हो। हर एक जो घर है वो त्राही हुआ है किसी ना किसी कोविड पेशेंट की वजह से। तो इसको देखते हुए जो एक फियर बैठ गया था लोगों के दिमाग में, दिलो दिमाग में, और जिसकी वजह से ग्रोथ भी कम हो रही थी, आगे बढ़ना भी कम हो रहा था, वो अब थोड़ा रिलैक्स होता नजर आ रहा है, क्योंकि जो वैक्सीन है उसका जो रोल आउट है अगले 3-4 महीने में, 5-6 महीने में मेजर तरीके से हिंदुस्तान में देखने को मिलेगा। और इसके प्रति मेरे विचार में जो सरकार की कोशिश रही है, जो बजट में प्रावधान किए थे पिछले बजट में, कोविड के बारे में नहीं था बट फिर भी उन्होंने जो अलग अलग एलोकेशंस की थी उसको रेगुलेट करके स्ट्रक्चर करके दिया। दूसरा जो प्रॉब्लम आ रही है वो है किसानों की, एग्रीकल्चर की। और प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि काफी सालों तक कृषि को जो है ध्येय नहीं बनाया गया। पहले हम देखते थे 1950 में 60 में जो बजट का शक्ल होती थी वो किसान होता था, पर पिछले 3-4 साल में ही हमें देखने को मिला वापस बजट के अंदर किसानों के ऊपर फोकस आया। थोड़ी बहुत एलोकेशंस तो होती थी पर चाहे वो नाबार्ड हो, कोई और एजेंसी हो, वो ज्यादातर एलोकेशंस अनयूज्ड ही रह जाती थी, यूज नहीं कर पाते थे। किसान क्रेडिट कार्ड जो हमने 97-98 में सजेस्ट किया था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, एग्रीकल्चर ने और ने स्थापित किया उसको, पर उसके अंदर भी वृद्धि ज्यादा देखने को मिल नहीं पाई थी हमें। तो इसलिए जो किसानों का था वो देखना बहुत जरूरी था। उन्होंने कोशिश किया कि नया फार्म लॉ लाया जाए, जिसका अभी कुछ विरोध भी हो रहा है, कुछ लोग सहायक भी कर रहे हैं। अभी देखिए उसका क्या सागर मंथन होकर निकलता है। हो सकता है सरकार को कुछ उसमें चेंजेस करने पड़े, कुछ उसमें चेंजेस हो सकता है विड्रॉ भी करना पड़े, नया कानून लाना पड़े, या हो सकता है उसी में अमेंडमेंट्स करनी पड़े। तो दोनों तीनों जो दह हैं वो भी सरकार देखने को तैयार है, बिकॉज जो कृषि क्षेत्र है उसमें करीबन 60 से 75% लोग अभी भी आज की डेट में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो कृषि हो, कृषि से लगे उद्योग हो, उनको मिला के अगर हम देखते हैं तो करीबन 72 to 75% उद्योग बैठते हैं। कृषि के अंदर हम देखें अलग अलग आंकड़े हैं, 58 से 65 के बीच परसेंट के करीब जो लोग हैं कृषि के अंदर, मेन कृषि के अंदर ही इन्वॉल्व हैं, और पोल्ट्री फार्मिंग उसके अंदर भी कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली, लेंडिंग के अंदर देखने को मिली, फैसिलिटीज देने की बात देखने की मिली। जो बजट में की गई थी उसको निर्धारित तरीके से किसानों तक पहुंचाया गया। एक जो नई स्कीम लागू की थी उन्होंने कि किसानों को दिया जाए जो बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की उन्होंने बात की थी, एक पेंशन स्कीम टाइप उन्होंने लॉन्च की थी, वो भी उसके तहत कुछ पैसा जो है हर क्वार्टर दिया गया है किसानों को। तो ये देखना जरूरी है कि ये कर तो रही है, पर आप ये सोचें कि एक दिन में कुछ हो जाएगा, वो मेरे विचार में गलत धारणा रहेगी किसी अमन के जी, लिए भी। अमन जी, मैं बीच में, सॉरी मैं रोक रहा हूँ आपको थोड़ा। दो चीजें आज काफी चर्चा में हैं। पहली बात तो ये कि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कृषि को खुले बाजार में छोड़ना मुनासिब नहीं है, क्योंकि कृषि का जो क्षेत्र है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो बाकी सेक्टर से अलग है। तो इसको ओपन मार्केट में इस तरह से छोड़ देना किसानों के हित में नहीं है। देश की 60-70% जो आबादी है उसके हित में नहीं है। और दूसरा, एक अटल जी का बहुत पुराना वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें अटल जी जब विपक्ष
में थे और बीजेपी विपक्ष में हुआ करती थी, उस समय देश के अलग-अलग राज्यों में भी फार्मर डिस्ट्रेस देखने को मिला था। और चाहे वो महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, माने हर राज्य में किसानों की बदहाली की खबरें आती थी। तो उसको लेके बीजेपी ने एक बहुत ही एग्रेसिव ऑफेंसिव और असर्टिव तरीके से मूवमेंट चलाया था। और अटल जी ने ऐलान किया था अपने तमाम पब्लिक मीटिंग्स में कि वे किसान आंदोलन को का राजनीतिकरण नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर किसानों के साथ तत्कालीन सरकार हठधर्मिता का रवैया अपनाए रही, तो बीजेपी को किसान आंदोलन में कूदने में कोई परहेज नहीं होगा। तो आज की स्थिति कमोबेश वही है। एक बार फिर किसान सड़क पर है, किसानों के मन में सरकार की नीतियों को लेके अविश्वास है, ट्रस्ट डेफिसिट ज़्यादा है। उसकी मेरिट और डीमेरिट पर आप टेक्निकल तौर पर कह सकते हैं कि किसानों के खिलाफ नहीं है, जो तीनों कानून है, लेकिन जो हालात बने हैं धीरे-धीरे वो आम तौर पर ये माना जा रहा है कि जो तीनों कानून हैं ये कॉर्पोरेट सेक्टर के दबाव में लाया गया है और इसका जो मेजर बेनिफिशियरी होंगे वो कॉर्पोरेट सेक्टर होंगे। तो मैं आपसे ये देखिए, समझना चाह रहा हाँ, हूँ आपने कि बड़ा अच्छा कहा। इसी पे जी, आ रहा था इस समय जो आप बात कर हाँ, रहे हैं, मैं इसी पे अब आखिरी में आने वाला था, कृषि के जी, माध्यम में। तो जी, पहली चीज जो मैं कहना चाहता हूँ, आपके पॉइंट पे मैं इमीडिएटली आऊंगा, कि ये है कि जो किसान है, हिंदुस्तान का जो किसान है, वो पैदावार अच्छी कर सकता है, बना सकता है, पर वो मार्केटिंग नहीं जानता है, ना मार्केट सिस्टम को समझता है, मार्केट मैकेनिज्म को समझता है, उसका पैदावार करनी आती है। और इसीलिए जो बिचौलिए हैं, ये जो प्रॉब्लम आती थी किसानों के अंदर, मैं काफी समय लोकसभा टीवी और चैनल पे, ऑल इंडिया रेडियो में भी, डीडी में भी किया पिछले 15-20 सालों में इसी विषय के ऊपर। उसमें देखने को मिलता था जो बिचौलिए हैं उनकी वजह से जो किसान मरता था, वो मर इसीलिए रहा था कि वो बना रहा था कोई चीज 2 रुपए की, तो मार्केट में बिक रही थी 200 रुपए की, 20 रुपए की, 25 रुपए की, 50 रुपए की। जो उसका मार्जिन था वो उसको कुछ मिलता ही नहीं, उसकी मेहनत का फल उसे मिलता नहीं था। जो बिचौलिए थे वो सारा ले जाते थे। जहां तक मार्केट मैकेनिज्म की बात है, मंडियां पहले से चल रही हैं हिंदुस्तान में, आज की नहीं है। और मंडियों के अंदर सिर्फ एमएसपी के ऊपर दाम पे नहीं, मंडियों में जो रेट है, वही बार किसान अभी भी जाता है तो किसान से खरीदते नहीं है, उसका सामान खराब हो रहा होता है, तो फिर कोई बिचौलिया आता है उसके अंदर और फिर वो उसको तय करवाता है कि उसे कम रेट देता है, किसान भी उसको कम रेट देने को तैयार हो जाता है, और वो बिचौलिया फिर अच्छा असली रेट जो एमएसपी रेट है या सरकार को दे रहे हैं तो उस रेट पे देना चला जाता है। मंडियों में भी कार्टेल बने हुए थे काफी हद तक। हिंदुस्तान में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग मंडियां हैं, अलग अलग चीजों की मंडियां हैं, बिकॉज हर एक प्रांत में अलग अलग चीज का पैदावार होता है, अधिक पैदावार होता है। तो इसको देखते हुए कि कहें कि मार्केट मैकेनिज्म नहीं है, गलत रहेगा। दूसरी चीज, जब हमने 97 में क्रेडिट कार्ड स्कीम की बात की, उस समय कोऑपरेटिव फार्मिंग की भी बात करी, और कोऑपरेटिव फार्मिंग में देखा हमें काफी सारी कंपनियां जो है वो ऑलरेडी आ चुकी हैं, उन्होंने फार्मर्स को मिलके साथ में और जॉइंट वेंचर बना के उन्होंने काम करना शुरू किया, और वो फार्मर प्रोग्रेसिव भी किए हैं आगे। बाहर की कंपनियां, बाहर के देश भी आए हैं, हमने देखा हरियाणा पंजाब के अंदर और कुछ साउथ की स्टेट्स में भी देखने को मिला कि बाहर के देशों से, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जर्मनी हो, वहां से आके भी उन्होंने ज्वाइंट वेंचर करके कोऑपरेटिव फार्मिंग करके वो पैदावार को बाहर लेके जाते हैं, महंगे दाम में बेचते हैं, पर यहाँ पे भी किसान को एक अप्रोप्रिएट दाम उन किसानों को मिल पा रहा है। तो ये कहना कि मार्केट मैकेनिज्म कंप्लीट फेलियर है, मेरे विचार में गलत है। हाँ, उसकी नॉलेज फार्मर्स के पास कुछ कम है, पर मंडियों की नॉलेज पूरी है। जो मेरा, हम लोगों का भी सुझाव 3 साल से चल रहा था, और प्रधानमंत्री जी ने भी 2 महीने पहले पहले फ्रंट पेज पे न्यूज़पेपर्स में आया, उन्होंने कहा, और हम 3 साल पहले कहे थे कि जो हम ये ई मंडियां बनाए हैं, ई नैम्स बनाए हैं, इनको किस तरीके से किसान जब पैदावार करता है कि एक मैसेज भेजे अपने मोबाइल से कि मैंने इतना पैदावार किया है, तो मंडी उसको अगर उठाती है, जहां बड़ी बड़ी कंपनियां 5-5, 10-10 रुपए का सामान हमारे घर तक पहुंचा सकती हैं, तो ये मंडियां जो है उस पैदावार को अगर उठाएंगी किसान से जाके, जो आसपास की जो भी मंडी हो उसके पास मैसेज जाए ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की वजह से, इनाम के थ्रू, कि भैया ये पैदावार इस किसान ने की है, यहाँ पे उपज ये मिलेगी, अब वो मंडी इमीडिएटली अपना चीज भेजे। बिकॉज सड़कें भी इतनी अच्छी नहीं रही अभी भी, जबकि इतना प्रगति हुई है, रोड्स बनी है, इस सरकार ने कोशिश की कि रोड तक पहुंचाए, गांव तक, पर फिर भी पूरी तरह नहीं बन पाई है। दूसरा, वो जो एक फ्रेमवर्क है, उसको अगर कम दाम, मंडी से भी थोड़ा कम दाम मिलेगा, बट उसको एक दाम अच्छा मिलेगा, और एमएसपी भी मिलने की उम्मीद है उस केस में। जब वो मिलेगा तो ये जो बिचौलियों का सिस्टम है वो खत्म होने की चांसेस हैं। जो खाने का पदार्थ बनता है उसके जो वेस्टेजेस होते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में खराब हो जाता है, किसानों के पास माध्यम नहीं है मंडी तक सामान ले जाने के काफी सारे,
तो उसमें खराबी होती है। फिर और रास्ते रहते हैं, पड़ा रहता है सामान, वो बेच नहीं पाते टाइम पे, तो उसमें खराबी होती है। तो जब ये मंडी उठाएगी सामान को तो इमीडिएटली, और प्रधानमंत्री जी ने अब 1-1.5 महीना पहले की बात है, उन्होंने कहा कि हम कोशिश करना चाहते हैं ये फार्म लॉ लाने से पहले कि हम किस तरीके से किसान से उसकी पैदावार उठाएं ताकि वो मंडी तक ना आए, मंडी किसानों तक पहुंचे। जो इंपॉर्टेंट चीज वो ये देखने की है कि जो एक किसान की डिग्निटी है, जिसे हम कहते हैं डिग्निटी, एक जो स्वाभिमान है, उसको खत्म नहीं करना चाहिए, उसको बना के रखना चाहिए। बिकॉज उसी की वजह से हिंदुस्तान, आज जो हिंदुस्तान है वो चल रहा है। जो हम लोग खा पा रहे हैं, हम लोग काम कर पा रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, वो सेकेंडरी फीडर हो, कैसे भी हो, वो सब काम कर पा रहे हैं क्योंकि किसान जो है हिंदुस्तान में काम कर रहा है। और कोविड के टाइम पे भी उसने, किसान ने काम किया ताकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। जबकि ये फार्म प्रॉब्लम आ रही है, लोग बैठे हैं धरने पे, फिर भी काफी हद तक सामान आ रहा है मंडियों में, छोटी बड़ी मंडियों में, और सामान लोगों तक पहुंच रहा है। वो जो सप्लाई चेन और किसानों की मेहनत है वो पहुंचा रहे हैं ताकि लोगों को कोई दिक्कतें ना आए। जहां तक उनकी डिमांड है वो वाजिब है। एक जो राइट है, जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे राइट है, लीगल फ्रेमवर्क का राइट है, वो इस लॉ में रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा था कि सिर्फ डीएम और एसडीएम तक जा सकते हैं। वो चीज गलत है कि एक लीगल इंस्टीट्यूशन में मेरा एक सिविल राइट है कि मैं कोर्ट ऑफ लॉ तक जा सकूं। मैं, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, उसमें मैं जा सकूं। उस राइट को, मेरे फंडामेंटल राइट को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। जो भी एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक राइट दिए गए हैं मुझे, उनको कोई भी कॉन्ट्रावेलिंग एक्ट नहीं बनाया जा सकता है जो उसको क्वेश्चन करे। तो इस टाइप की चीजें हैं जो किसानों ने रेज करी हैं और उनको देखना जरूरी है कि वो कैसे बने। हाँ, आज जो है आईएमएफ के भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का इंटरव्यू आया, जो सुरजीत भल्ला जी है उनका भी आया, उसमें भी उन्होंने कहा कि कुछ प्रतिशत जरूर इससे हानिकारक होंगे लोग, पर हर एक नहीं होगा। हर एक कोई भी एक्ट आता है वो कुछ लोगों को बेनिफिट करता है, कुछ लोगों को डिसबेनिफिट करता है। ये कहें कि पूरी एक कम्युनिटी को डिसबेनिफिट करेगा, मेरे विचार में ये धारणा गलत रहेगी। जो सरकार बनाने की कोशिश कर रही है और अभी भी कोशिश कर रही है उसको चेंज करने की, पर जो चीज देखने वाली है ये है कि किसान को उसकी जो मेहनत है उसका मूल रूप मिलना चाहिए। बिकॉज अगर किसान जो है उसका सर ऊंचा है तो हिंदुस्तान का सर ऊंचा है। बिकॉज हिंदुस्तान किसान प्रदेश देश है। हिंदुस्तान कोई इंडस्ट्रियलिस्ट प्रदेश देश नहीं है, कोई सिविल इंजीनियर प्रदेश देश नहीं है, डॉक्टर प्रदेश देश नहीं है, किसान प्रदेश देश है। और उसको, और हर एक फैमिली, चाहे मेरी हो, मेरे बाप दादा भी उन्होंने किसानी की खेती करी है। ऐसा नहीं है कि जो है लोगों ने नहीं, आपके भी, आप मेरे को मालूम है, आप भी एक किसान परिवार से आते हैं, और भी ज्यादातर हिंदुस्तान किसान परिवार से आता है। तो ये कहना कि किसान को नहीं देखें और कृषि को ना देखें, मेरे विचार में, और इसका जो बजट का एलोकेशन है वो सरकार को हर साल कुछ ना कुछ बढ़ाना होगा, जो काफी सालों, करीबन 50 सालों से बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहा था, उस पर तवज्जो नहीं दिया जा रहा था। उस पर तवज्जो देना सरकार का बहुत जरूरी है मेरे विचार में। और चाहे वो फिजिकल स्पेंडिंग के थ्रू हो, चाहे वो उनको बचाने की, ये जो 2,000 रुपए की स्कीम लागू की, वो भी एक तरीके से किसानों को थोड़ी सी डिग्निटी देने, मैं समझ सकता हूं कि बहुत ज्यादा नहीं है पैसा ये, पर थोड़ा बहुत डिग्निटी देने की बात है, थोड़ा बहुत सहारा देने की बात है। और ये सहारा देने की सरकार ने कोशिश की, और लोगों के, मैंने पता किया, कुछ किसान लोगों से, भाइयों से, अलग अलग क्षेत्रों में मेरी बात हुई, उन लोगों को मिला है, ऐसा नहीं कि नहीं मिला है। सरकार कोशिश कर रही है और जो प्रॉब्लम्स है उसका निवारण किया जाएगा। तो जहां तक कृषि की बात है, मेरे विचार में ये जो आपने बात कही बिल्कुल ठीक है कि सरकार को भी देखना जरूरी है कि जब किसान भाई इतने दिनों से बैठे हैं, इतनी ठंड में बैठे हैं, इतने कष्ट सह रहे हैं, तो उनकी बात को भी सुना जाए, उनकी बात को भी देखा जाए, और शांति पूर्वक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें कोई रोष है या जोश आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, पर शांति पूर्वक कर रहे हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं। सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। कोई अमेंडमेंट की जरूरत है, कोई चेंज की जरूरत है, और सरकार ऑलरेडी कह रही है, अब उन्होंने तो कह रहे हैं कि हम राइटिंग में भी देने को तैयार हैं कि एमएसपी लागू किया जाएगा, एमएसपी को हटाया नहीं जाएगा। ये देखना जरूरी है किस तरीके से किसान जो है हमारा, उसका सर ऊंचा हो सके, उसका सर नीचे ना झुके। जो किसान की डेथ्स होती आई हैं पिछले 20, 25, 30 सालों में, साल प्रति साल होती आई हैं, अभी भी हो रही हैं, वो डेथ्स ना हो। जो उनकी मृत्यु है वो अपने सुसाइड कर रहे हैं, लोन की वजह से हो, या कृषि का पदार्थ ठीक ना बनने की वजह से हो, ना उनके घर वालों को खाना पीने के लिए पैसा ना होने की वजह से है, कुछ जमींदारों की एट्रोसिटीज की वजह से रहा है पहले। वो चीजें ना हो, देखते हुए सरकार को कदम उठाने चाहिए, और ऐसे कदम उठाने चाहिए जो इक्विटेबल राइट्स उनको दें, जो उनके राइट्स के ऊपर क्वेश्चन ना करें, जो उनके पैदावार के ऊपर क्वेश्चन ना करें, पर उनको जो अपने पैरों पे खड़ा, कोई भी किसान पैसा लेके डोनेशन नहीं चाहता है
किसान चाहता है, बहुत मेहनती है हिंदुस्तान का किसान, वो चाहता है, सिर्फ हिंदुस्तान का किसान ने हिंदुस्तान में नहीं काम किया है, बाहर भी काम किया अलग अलग क्षेत्रों में, और उसने दिखाया है कि कितना महत्वपूर्ण तरीके से वो पैदावार कर सकता है। ये बाहर की जब कंट्रियां, बड़ी बड़ी कंट्रियां आ रही हैं हिंदुस्तान में पैदावार करने के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए, और ये पैदावार लेके जा रही हैं और उन दामों को 10-10, 15-15, 20-20, 50-50, 100-100% पे बेच रही हैं, तो हिंदुस्तान अपने में सक्षम क्यों नहीं है कि हमारी मार्केट मैकेनिज्म एक क्रिएट किया जाए जो उस पैदावार को हमारा बेचे बाहर मार्केट में, और हिंदुस्तानी किसान को वो पैसा मिल सके जो बड़ी बड़ी कंपनियां आके कमा के लेके जाती हैं। और ये आज की बात नहीं है, पिछले 20-25 साल से ये चल रहा है, और ये देखा गया है कि ये ऐसी कंपनियां कमा पा रही हैं। जब कमा पा रही हैं तो हमारा किसान भी करे, हमारे किसान को पैदावार का पैसा मिले। तो मेरे विचार में मार्केट मैकेनिज्म रॉन्ग नहीं है, पर उसमें अगर कोई ट्वीकिंग करनी है, ठीक ठाक करना है, उसको लोगों तक पहुंचाना है, समझाना है, वो सरकार का कर्तव्य है, उनको करना चाहिए। अमन जी, हम फिर आते हैं अपने मूल जो मुद्दा है हाँ जी। बजट का, उसके ऊपर। और अभी जो आंकड़े आ रहे हैं इस समय, कहा जा रहा है कि दिसंबर 2020 तक जो फिस्कल डेफिसिट था वो करीब 11 लाख करोड़ था, और अनुमान लगाया जा रहा है कि मार्च 2021 तक यह फिस्कल डेफिसिट बढ़ के 14 लाख करोड़ हो सकता है। ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि सरकार जो तमाम वेलफेयर स्कीम्स पिछले बजट में भी अनाउंस की थी और चलाने की कोशिश कर रही थी, जो कि कुछ चल पाई, कुछ कोविड-19 की वजह से रुक गईं, वह इस नए फिस्कल फाइनेंशियल ईयर में सरकार उसको कंटिन्यू रख पाएगी, या उसमें भी कटौती की संभावना आप देख रहे हैं? जो आपने बात कही है फिजिकल डेफिसिट पे, मैं उसमें एक सेकंड में आऊंगा। मैं दो क्षेत्रों पे और कहना चाहूंगा। एक तो है जो उद्योग वर्ग है, उसमें एक बड़े उद्योग वर्ग भी हैं और एमएसएमई भी है, और इससे रिलेटेड है जो आपका क्षेत्र आया है। ये जो उद्योग वर्ग है उसमें काफी सारे अब हमें चेंजेस कोविड की वजह से देखने को मिले हैं। काफी सारे क्षेत्र काम नहीं कर पाए थे, लॉकडाउन भी रहा। पिछले साल आपने देखा काफी सारे क्षेत्रों को हानि भी हुई है, कुछ क्षेत्रों में फायदा भी देखने को मिला है। अब कुछ क्षेत्र अब पिछले 4-5 महीने 6 महीने में एकदम से प्रगति भी कर पाए हैं, जिसकी वजह से जीएसटी कलेक्शन भी काफी हद तक बड़ा रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हमें देखने को मिल पा रहा है। जो आज भी आपने जिक्र किया था कि उन्होंने कहा है, फाइनेंस सेक्रेटरी ने कहा है। तो जो क्षेत्र है वो रीओरिएंट हो रहे हैं कोविड की वजह से। एमएसएमई भी रीओरिएंट हो रहे हैं, उनको भी नए क्षेत्र देखने को मिल रहा है, सोच रहे हैं क्या करें क्या ना करें, और उसको देखते हुए आगे बढ़ोतरी। अब जहां तक बजट की बात है और फिजिकल डेफिसिट की बात है, जहां तक बजट की आपने बात करी, जो उन्होंने स्कीमें लागू की थी, और अभी नहीं पिछले 3-4 बजट में जो स्कीमें लागू की हैं उनमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स भी रहे हैं, चाहे वो डिफेंस के तहत हो या और एरियाज के तहत हो, उनको धरा पे उतारना सरकार के लिए बहुत जरूरी है आज की डेट में। सिर्फ एक स्कीम लागू करने से बात नहीं बनती है। मेरे को याद है जब मैं वर्ल्ड बैंक में वॉशिंगटन डीसी में 2000-2001 में काम करता था, तो मेरे जो कॉलीग्स थे, जो सीनियर इकोनॉमिस्ट थे, जो डायरेक्टर से डिपार्टमेंट के, और काफी सारे मैं डायरेक्टर से मिला, वाइस प्रेसिडेंट से मिला, मैं कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहा था जब, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो हिंदुस्तान में प्लानिंग की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे प्लान बनाते हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं, और जब हम हिंदुस्तान में वर्ल्ड बैंक की तरफ से लेके जाते हैं प्रोजेक्ट, तो कहते हैं भैया अपना प्रोजेक्ट छोड़ जाओ, फंडिंग छोड़ जाओ, प्रोजेक्ट प्लानिंग हम अपने आप इंडिपेंडेंटली करेंगे। बाकी देशों की तरह हमें करना नहीं पड़ता है कि हमें पूरा उनको महकमा बना के देना है, सब कुछ करके देना पड़ता है। वर्ल्ड बैंक के अंदर भी व्यू था, हमारी प्लानिंग बड़ी अच्छी होती है, डिवाइजिंग स्ट्रक्चरिंग बहुत अच्छा होता है, पर जहां भी इंप्लीमेंटेशन की बात आती है वहां पे हिंदुस्तान पूरी तरह खरा नहीं उतर पा रहा है पिछले 20-25-30 सालों में। इस सरकार ने पिछले 6 साल में कोशिश करी है कि हम किस तरीके से इंप्लीमेंट करें, पर काफी सारे जो प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो कुछ और कारण रहे हो पिछले कुछ 2-3 सालों में, वो अभी भी वो प्रोजेक्ट को धरा पे उतार नहीं पा रहे हैं, और वो धरा पे उतारना उनके लिए बहुत जरूरी है, ताकि जो है बढ़ोतरी देख सकें। एक आम आदमी जो काम करता है, जो लोकल एरिया में बैठा होता है, चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर हो, चाहे वो वाटरवेज कॉरिडोर हो, चाहे वो गंगा प्रोजेक्ट को ही लेके चले, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें काम करना जरूरी है, और सरकार को निर्धारित तरीके से काम करना जरूरी है। इसमें अगर खर्चा भी करते हैं, फिजिकल स्पेंडिंग भी होती है, तो उसकी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एक प्रोडक्टिव खर्चा है जो आगे जाके रेवेन्यू ग्रोथ करेगा। खर्चे जो फिजिकल स्पेंडिंग की जहां प्रॉब्लम आती है, वो आती है जब हम फ्री में कोई पैसा बांट देते हैं, जैसे करीबन 5 लाख करोड़ के करीब जो है वेवर हर साल सरकारें देती आई हैं पिछले 20 सालों के अंदर।
करीबन 3.5 से 5.5 लाख करोड़ के बीच में साल प्रति साल वेवर रहा है। आपको शॉकिंग होगा जान के ये जो एनपीएस का वेवर रहा है। क्यों रहा है? कभी करीबन 1 से 1.5 लाख करोड़ कॉर्पोरेट्स का रहा, करीबन 2 से 2.5 लाख करोड़ फार्मर्स का रहा, और काफी सारे क्षेत्रों का करीबन 50 लाख करोड़ के करीब रहा। जो सरकारें, अलग अलग सरकारें हर साल प्रति साल वेवर करती आई, उसका क्या इंपैक्ट होता है? उसका इंपैक्ट ये होता है कि आपने दे तो दिया वेवर, उससे जो उसको राहत तो मिल गई, पर जो एक धारणा बनी लोगों के अंदर कि भैया पैसा लो, पैसा को एंजॉय करो, कल को एनपीए बनाओ, सरकार तो वेवर दे ही देगी, ये जो एक धारणा बनती जा रही थी, इस सरकार ने उसके ऊपर नकेल कसी। अभी भी ये सरकार करीबन 2.5 से 3-3.5 लाख करोड़ के करीब वेवर साल प्रति साल पिछले 2-3 साल में देती आ रही है। पहले तो करीबन 5.5% 5.5 लाख करोड़ के करीब था, अब कम करके किया है, पर अभी भी देती आ रही है। और क्योंकि इनके हाथ में नहीं है, क्योंकि कुछ वेवर राज्य सरकारें देती हैं, कुछ सेंट्रल सरकारें देती हैं, दोनों का मिला जुला रहता है। पर ये जो वेवर है, ये कैश पेंडिंग वेवर है, प्रोडक्टिव नहीं रहता है। बिकॉज एनपीए तभी बनता है, ज्यादातर एनपीए, मैं सारे नहीं कहूंगा, ज्यादातर एनपीए तभी बनते हैं जब कोई प्रोडक्टिविटी नहीं देखने को मिलती है और उससे रिटर्न नहीं मिलता है, और तब वो पैसा नहीं दे पाते और वो एनपीए बनने की कगार पे जाता है। तो ये एक देखना जरूरी है कि जो सरकार खर्चा कर रही है वो सिर्फ बांट रही है मिठाई की तरह, या जो है वो, और हमें देखने को मिला कि 2001 में ये मूडीज की रिपोर्ट आई नवंबर 2019 में, उन्होंने साफ कहा कि 2010-2011 के अंदर जो काफी सारे लोन दिए गए वो मिठाई की तरह बांटे गए। अब इस तरीके से अगर मिठाई बांटी जाएगी तो वो नॉन प्रोडक्टिव फिस्कल एक्सपेंडिचर बनता है। ये सरकार को और समझना जरूरी है कि हमारे पास काफी सारे रिजर्व्स हैं। इस समय हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो फेयरली स्ट्रांग है अंतरराष्ट्रीय मार्केट के अंदर काफी सारे देशों के प्रति। इस समय करीबन $600 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, $580 बिलियन तो डायरेक्ट है, उसके अलावा करीबन $50 बिलियन हमने लोन दे रखे हैं आसपास के देशों को अपने। वो भी रघुराम राजन जी ने एक बार बताया था जब वो थे 2014-15 के आसपास की, इतने लोन हमने दे रखे हैं, वो भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के अंदर एड अप होते हैं। जबकि हमारे पास पैसा नहीं है, पर हमारे पास वापस आना है उन देशों से, तो एड अप होते हैं। तो $600 बिलियन से ज्यादा रिजर्व हमारे पास हैं। तो इसलिए घबराने वाली बात पहली बात नहीं है। दूसरी चीज जो सरकार को देखना है कि जो फिस्कल स्पेंडिंग बढ़ रही है वो तो बढ़ेगी। अब जैसे कोविड वैक्सीन आएगी, उसमें काफी सारे क्षेत्रों में सरकार को देना ही पड़ेगा। जैसे हेल्थ वर्कर्स की बात करी, जैसे अभी बात करी आज सीरम इंस्टीट्यूट के पूनावाला का इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने कहा कि करीबन 100 मिलियन डोजेस हमने सरकार के लिए रखी हुई हैं, जो 200 रुपए के प्रति हमने निर्धारित करी है, उसकी प्राइस जो सरकार को दी जाएंगी, जिसमें से करीबन 50 से 60 मिलियन जो डोजेज हैं वो हेल्थ केयर वर्कर्स को दी जाएंगी। अब वो फ्री दी जाएंगी। ऐसे ही अभी रिसेंटली जो इलेक्शंस हुए पिछले 6 महीने के अंदर, सरकार ने जो है, राज्य सरकारों ने, और जहां पे आने के लिए उन्होंने घोषणाएं की कि हम फ्री में वैक्सीनेशन करेंगे लोगों का। तो जब वो किया गया है तो वहां पे फिस्कल स्पेंडिंग होगी। पर ये कहें कि ये प्योर मिठाई बांटना, मेरे विचार में प्योर मिठाई बांटना नहीं है। बिकॉज जब ये वैक्सीन दी जाएगी, जैसे आपने कहा कि एक आशा बनती है, अब वो उसके बाद वो आदमी सोचे कि मैं काम करूं, मैं अपने वापस जो नॉर्मल धर्रा था मेरा काम करने का उस पर जाऊं, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाली बात है। इस तरीके से जब इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग होती है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, हाईवेज होते हैं, ब्रिजेस होते हैं, गंगा प्रोजेक्ट है, रोडवेज, वाटर रोडवेज प्रोजेक्ट है, डिफेंस के अंदर हमने देखा, इस सरकार ने पहली बार, किसी सरकार ने नहीं सोचा पिछले 70 सालों में हिंदुस्तान की इंडिपेंडेंस के बाद, कि किस तरीके से हम अपने जो सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं उनको कहां से लॉन्च करें। हर बार हम रशिया के बाद जा रहे हैं, कभी कहीं और जा रहे हैं, अमेरिका के बाद जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, बड़ा खर्चा होता है उसमें, टैक्स पेयर मनी जाता। पहली बार इस सरकार ने कोशिश की कि हम अपने पास से लॉन्च करें, और एक के बाद अब एक लॉन्च करे जा रहे हैं। अब हम जो है अपने डिफेंस इक्विपमेंट को बेचने की बात कर रहे हैं, बनाने की बात कर रहे हैं। इस सरकार ने वो डिफेंस कॉरिडोर खोलने की कोशिश करी, बनाने की बात कर रही है कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं तो बहुत एडवांस नहीं हो, अच्छे एडवांस लेवल पे हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान जाना जा रहा है। नासा भी इस बात को मानता है। हमने जो मार्स पे पहुंचाया अपना विज्ञान, सबसे कम पैसे के अंदर, सबसे कम लागत के साथ पहले हिट में बनाया, जबकि अमेरिका भी पहली बार में नहीं कर पाया था। तो इसको देखते हुए, हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, लोहे को मानते हुए सरकार ने जो कोशिश की, अभियान चढ़ा, अब उससे रेवेन्यू गेन होगा। अब ये जो मेडिसिन बन रही है भारत वाली भी, और जो सीरम इंस्टीट्यूट वाला आ रहा है उसकी भी, ये जब बाहर जाएगी तो उससे भी फॉरेन एक्सचेंज आएगा। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को जो मंडियों के थ्रू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ओपन मार्केट में बेचने की कोशिश की बात की जा रही है, एक्सपोर्ट करने की बात की जा रही है, उसके अंदर भी हम देखने को कोशिश कर रहे हैं कि उससे भी इंपोर्ट होगा, जो ग्रोथ आएगी वो देखने को मिली। तो सरकार की जो कोशिश है
जहां तक फिस्कल डेफिसिट है वो जरूर, ये आप 14 लाख करोड़ कह रहे हैं, ये 15 से भी ऊपर जाने की उम्मीद है मेरे विचार में। पर ये एक होना ही था, बिकॉज जो कोविड की वजह से प्रभाव पड़ा मार्केट के ऊपर वो हमें देखने को मिला। और कुछ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ एजेंसीज ने लागू किए, जैसे मैं एक एजेंसी, दो एजेंसीज का नाम लेना चाहूंगा, सबको नहीं कहना चाहूंगा, बट कुछ ने किया वो रेगुलेटर, जैसे ही पोल्यूशन बोर्ड ने किया, उन्होंने कारों को कह दिया 10 साल और 15 साल, इसके बाद कार बेकार है। विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है, चाहे अमेरिका जैसा कैपिटलिस्ट देश हो, वो ये कहता है कि 10 साल या 15 साल लाइफ है गाड़ी की। हिंदुस्तान में जहां गाड़ी जिंदगी भर के लिए खरीदी जाती है, वहां पे आपने कह दिया कि 15 साल एक गाड़ी खरीदेगा, आदमी खरीदता है कि मैं मरते दम तक गाड़ी रखूंगा, यहां पे आप कह रहे हैं 10 साल 15 साल। तो क्या हुआ, गाड़ी की सेल एकदम से फॉल हो गई। लोग कहते हैं हम गाड़ी क्यों खरीदे, हम तो ओबर उबर जो ये जो कंपनियां हैं जो चला रही हैं गाड़ियों को, उन्हीं को चला के काम कर लेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल कर लेंगे, हम गाड़ी क्यों खरीदेगा, 10 साल ही हमारी लाइफ है इस इन्वेस्टमेंट की। तो वो एक निर्धार, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने विड्रॉ किया, हम देखेंगे कि इमीडिएटली सेल उन गाड़ियों की जो स्टॉक पड़े हुए थे बढ़ी, और ऑटोमोबाइल ने भी ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी हमें देखने को मिला पिछले 3-4 महीने में दिखाई है, उसकी वजह से भी जीएसटी कलेक्शंस बढ़े हैं। तो ये देखना जो इस तरीके से जो है, ये जो एआईसीटी है, रेगुलेटरी बॉडी है एजुकेशन में, वो अलग अलग रूल लगा के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को थ्रॉटल की जा रही है। आपके पास ये होना चाहिए, आपके, अरे ये देखो कि बच्चे को पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे, उसको सक्षम बना रहे नहीं बना रहे, उसके ऊपर कोई फोकस नहीं है। उनको जॉब मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उनको आगे बढ़ोतरी मिल रही है नहीं मिल रही है, एक हम कारीगर ह्यूमन रिसोर्स बना रहे हैं नहीं बना रहे, वो देखने की ऊपर क्षमता नहीं है। फोकस ये है भैया बिल्डिंग है, ये है, कितना है, वो बिल्डिंग को हम यूटिलाइज कर रहे हैं। मेरे को याद है जब मैं कोलंबिया बिजनेस स्कूल में पढ़ रहा था न्यूयॉर्क के अंदर, और सीपा में पढ़ रहा था, तो वहां पे कोलंबिया बिजनेस स्कूल में एक छोटी सी बिल्डिंग में, जिसमें टोटल शायद 3 या 4 लाख स्क्वायर फीट होगा, करीबन 4000 बच्चा पढ़ता था, 2000 फैकल्टी मेंबर बैठते थे। और यहाँ पे वो कह देंगे कि नहीं जी इतनी बड़ी बिल्डिंग में आप जो है सिर्फ 100 200 300 बच्चों को पढ़ाइए। अब आप बताइए कि जो एक रिसोर्स है वो अगर यूटिलाइज नहीं होगा, देश का रिसोर्स है, इस समय इस सरकार ने अभी कोई भी नीति नहीं लगाई, ना एआईसीटी ने किया या कोई और यूजीसी ने किया, कि ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए हैं हमने, उनको किस तरीके से सपोर्ट किया जाए। वो सैलरी तो लोगों को दे रहे हैं, कहां से देंगे, बच्चे आ नहीं रहे हैं, बच्चों को डर लगा हुआ है, कोई पढ़ना नहीं चाहता। तो इस तरीके से जो रेगुलेटर्स हैं उनको हेल्पिंग हैंड देना जरूरी है, और सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं है, सारे क्षेत्रों में रेगुलेटर्स को थोड़ा बहुत अपने आप को नीतियों को चेंज करना पड़ेगा, अपनी अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा, और वो फिस्कल डेफिसिट में क्रिएट नहीं करेगा, वो ग्रोथ की तरफ क्रिएट करेगा। अब ये जो फार्मर भी लड़ रहे हैं, डर रहे हैं, वो लीगल फ्रेमवर्क से इसीलिए डर रहे हैं कि आप ये नया रेगुलेटर सा बना देंगे, डीएम और इनको बना देंगे, फिर मेरे पास होप ही क्या रह गया आगे जाने के लिए। और इस चीज से सरकार के जो रेगुलेटर डर रहे हैं। आईटी में हमने देखा जब रेगुलेशन लॉ आया आईटी के अंदर, उससे पहले कितनी ग्रोथ हो रही थी 1990 के दशक में, 2000 के शुरू के दशक में आईटी के अंदर, पर वो ग्रोथ बिल्कुल धीमी हो गई। बड़ी कंपनियां तो बड़ी बन गई, छोटी कंपनियां छोटी रह गई आईटी के अंदर। क्यों हुआ ये इसीलिए हुआ कि जो आईटी लॉ आया, आईटी फ्रेमवर्क आया, जरूरी से लाना, बट वो ऐसा रिस्ट्रिक्टिव आ गया कि रेगुलेटर को एक जो है कंट्रोल मिल गया, और उसकी वजह से जो एक छोटी छोटी कंपनियां, बड़ी कंपनियां, उनकी जो ग्रोथ देखने को मिल रही थी वो ग्रोथ हैम्पर होनी शुरू हो गई। तो अमन जी, जो तो मुझे सरकार को लगता है है भैया कि थोड़ा सा आप, इसमें विचार में बदलना पड़ेगा। अमन जी, मैंने आपके कहने का मतलब ये है कि जो रेगुलेटर्स की भूमिका है वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी के बजाय फैसिलिटेटर की ज्यादा हो, तो उससे ग्रोथ भी होगा, इंस्टीट्यूशंस भी ग्रो होंगे, और रेगुलेटर्स का रेलिवेंस भी बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल मैं ये समझना चाह बिल्कुल रहा ठीक हूँ है। कि जिस तरह से आपने बताया है कि सरकार के जो स्टेप्स हैं, जो उनके डिसीजंस हैं, वो पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, और जीएसटी कलेक्शन भी अच्छा हुआ है। तो हम आप इस विषय पर पहले भी कई बार हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, जब राज्यों और केंद्र सरकार के बीच में जीएसटी के कलेक्शन और उनके हिस्सेदारी को लेके विवाद खड़ा हुआ था। और पिछले फाइनेंशियल ईयर में केंद्र सरकार राज्यों को उनका शेयर नहीं दे पाई थी। तो क्या इस बार उम्मीद किया जाए कि इस जो फाइनेंशियल ईयर है, जो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, उसमें राज्यों को उनका ड्यू शेयर मिल जाएगा, केंद्र सरकार देने में सक्षम रहेगी? मेरे विचार में इस बार सरकार को उनका ड्यू देना चाहिए, और वो सक्षम है देने के लिए। ये जो 3% 3.5% फिजिकल डेफिसिट की जो फिगर है, वो एक डेवलप्ड नेशन के लिए इस टाइप की फिगर रखना ठीक है, पर
एक डेवलपिंग नेशन, एक इमर्जिंग मार्केट जिसे हम जैसे कहते हैं हिंदुस्तान है, जहां पे बहुत गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, सब टाइप के लोग रहते हैं, उस जैसे देश के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ये देखना जरूरी है कि ऑन गोइंग कंसर्न जिसे कहते हैं, कोई चीज किसी ने उसमें निवेश किया है, पैसा लगाया है, वो चलते रहना चाहिए। किस तरीके से एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए, एक माहौल बनाया जाए कि वो चीज चलती रहे और बढ़ोतरी की तरफ हम हिंदुस्तान को लेके जा सके। इस चीज को देखते हुए कि जब हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, कोई बहुत दूर नहीं है, बना सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, उसको बनाने की क्षमता रखें। इस बार हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड भी पॉजिटिव आया। मेरे को याद है 2003-4 में जब हमारा एक्सचेंज रेट करीबन 44 रुपए से एकदम से 30 रुपए पे गया था, तब भी जो है हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव हो गया था और उसे बढ़ोतरी देखने को मिली थी। ये जो वीक करेंसी को रख के किया जाता है उससे हानिकारक ज्यादा होते हैं, बिकॉज जितने भी हमारे इंपोर्ट हैं वो इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक मतलब वो हमें खरीदने ही पड़ेंगे, हमारे पास कोई चारा नहीं है, चाहे वो तेल हो, चाहे वो दवाइयां हो, चाहे वो खाने के पदार्थ हो, वो सब खरीदने ही पड़ेंगे। पर जो हमारे जितने भी एक्सपोर्ट हैं वो सारे इलास्टिक नेचर में है, मतलब कि उनको जो दाम है उसके बेसिस पे आदमी खरीदेगा नहीं खरीदेगा। और हिंदुस्तान की जो छवि रही है अभी से नहीं, जैसे निर्मला सीतारमण जी ने भी कहा 3000-4000 सालों से, कि यहाँ पे जो पैदावार बनती थी बाहर का, लोग कहते थे अच्छा हिंदुस्तान से माल आया है, भारत से माल आया है, उसको खरीद लो कोई भी दाम पे है। वो छवि वापस बनाना जरूरी है, उसमें दाम का कोई रेट नहीं होता। अगर एक्सचेंज रेट ही एक फैक्टर रहता है एक्सपोर्ट के लिए, तो अमेरिका जिसका एक्सचेंज रेट सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, जो सबसे महंगी करेंसी मानी जाती है, वो कभी भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाया था, जबकि वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो वो जब एक्सपोर्ट कर पाता है स्ट्रांग करेंसी के साथ, तो हिंदुस्तान को, आरबीआई को भी ये देखना जरूरी है कि ये जो नीति एक्सपोर्ट के प्रति लगाई जाती है, ये इसको रीवैल्यू करना चाहिए, रीअसेस करना चाहिए, और फिस्कल डेफिसिट से काउ डाउन नहीं होना चाहिए, खर्चा करना जरूरी है। और इस साल सरकार को खर्चा करना पड़ेगा, राज्य सरकारों को भी पैसे देने पड़ेंगे, लोगों तक भी पैसे पहुंचाने पड़ेंगे, ये जो दवाई पे खर्चा है वो भी खर्चा करना पड़ेगा, जो हेल्थ फैसिलिटीज है उनको और सक्षम बनाना पड़ेगा। ये सब खर्चे वाले हैं, पर ये खर्चे जो हैं सारे प्रोडक्टिव खर्चे हैं। जैसे मैं कह रहा था, इससे ग्रोथ आगे आने की हमें उम्मीद है। जहां तक ग्रोथ रेट की आपने पिछले प्रश्न में बात करी थी मुझसे, इस बार जो ग्रोथ रेट है, जबकि हमारा जो नेगेटिव ग्रोथ था वो कम हुआ है, जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और जो इंटरनेशनल एजेंसी है, चाहे वो स्टैंडर्ड पुअर्स हो, चाहे वो मूडीज हो, और भी एजेंसीज हैं, वो सब प्रोजेक्ट कर रही हैं कि हमारा जो ग्रोथ रेट, आईएमएफ हो, वो कह रहे हैं कि जो हमारा डिसेलरेशन था वो कम होगा। मेरे विचार में जो एक बेस इफेक्ट है, बिकॉज पिछले साल जीडीपी बहुत कम रहा, तो इस बार जो बेस इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा अगले साल का, वो काफी ज्यादा होगा। और जो इस बार अब जो ग्रोथ देखने को मिल रही है लोगों के अंदर, जो कंपनियों में क्षमता आदि दिखाई दे रही है, वो दोनों फैक्टर से बढ़ रही है, हिंदुस्तान की डोमेस्टिक की वजह से भी और इंटरनेशनल डिमांड की वजह से भी। तो दोनों को देखते हुए सरकार को अपने कदम उठाने चाहिए, किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी लाए, मार्केट मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करे, और किस तरीके से हिंदुस्तान के जो व्यापारी है उसको विश्व की मार्केट में लॉन्च कर सके। जैसे अमेरिका ने जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके थ्रू अपने प्रोडक्ट को विश्व के अंदर लेके गई है, किस तरीके से, और इन्होंने मार्केट मैकेनिज्म बना दिया है, पूरी एक कंपनी बनाई हुई है जो ये कर रही है, सिर्फ पर अभी सरकारी कंपनियों के लिए कर रही है, कृषि को भी लेके जा रही है उसमें, बट और पदार्थों को भी, एक आम आदमी, एक छोटा व्यवसाय वाले को भी उसमें लेना जरूरी है, ताकि वो अपना माल अगर यहाँ पे बेच सके तो यहाँ पे, नहीं तो बाहर मार्केट में बेच सके तो बाहर मार्केट में उसको बेचने की क्षमता उसमें बहुत आ बहुत सके। धन्यवाद है अमन हमें, जी, मेरे को उम्मीद है इतनी कि अच्छा महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। हम लोग फिर दोबारा मिलेंगे इस रही। बजट के बाकी विषयों पर और डिटेल में चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्य धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।